नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक ना। तो आज हम सब बातें करेंगे मुगल कालीन राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के ये सभी व्यवस्था, चूँकि जब आप मुगल कालीन इतिहास पढ़ रहे थे तो मैंने आप सबको बताया भी कि मुगल कालीन एक राजतंत्रीय व्यवस्था थी जो कि सैनिक तंत्रीय भी थी। सैनिक तंत्र के साथ साथ यह राजतंत्रीय व्यवस्था मानी जाती है। मुगल काल के विषय में आप ये कह सकते हो कि कुरान और हदीस के आयतों पर आधारित यह एक व्यवस्था थी। और यहाँ पर औरंगजेब जब पढ़ते हैं तो दारुल उल हर्ब से दारुल उल इस्लाम औरंगजेब जो था ये बनाना भारत को चाहता था। तो ये सारी बातें आप हम सब इसमें देखें। आइए आगे शानदार तरीके से देखते हैं। चूँकि गला बैठा है और थोड़ा सा बोलने में तकलीफ़ हो रही है, फिर भी आप सबको जो है क्लास दे रहा हूँ। थोड़ा सा गला एकदम बिल्कुल बैठा है, आवाज़ नहीं जा रही होगी, तेज़ तेज़ नहीं बोलूँगा, धीरे धीरे बोलूँगा। ठीक ना। और चीज़ों को आप सब भी समझिएगा। चलिए, पहला ही सवाल आपके सामने रहा, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? क्या अबुल फजल ने किया या आपको जो है या अब्दुल लतीफ़ ने या बदायूनी ने या ईश्वरदास नागर ने? किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, इसके द्वारा अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा, इनके द्वारा रामायण का अनुवाद किया जाता है। अब इनसे संबंधित पूरा चीज़ें देख लेते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी, बदायूनी नाम भी है और इनका जन्म भी बदायूं में ही, उत्तर प्रदेश के बदायूं में ही हुआ था। नेक्स्ट, 1574 ईस्वी में अकबर ने इन्हें काजी के पद पर नियुक्त किया था। क्या क्या था? काजी के पद पर नियुक्त, ये आपको बातें। नेक्स्ट, इन्होंने महाभारत के अनुवाद में भी इनका योगदान रहा। नेक्स्ट, अकबर के दरबारियों में अकबर के एकमात्र आलोचक एकमात्र
आलोचक। ये आपको बातें नहीं, ठीक ना, ये इनसे संबंधित प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्न में से किस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो ये सब के सब आपको किसके, चित्रकला के या संगीत कला के, नृत्य कला के या शिल्प कला के। तो ये सबके सब शैलियाँ जो हैं किसकी हैं? तो चित्रकला के संबंधित शैली मानी जाती है, ठीक ना। ये चित्रकला से संबंधित शैली मानी जाती है। पहाड़ी शैली हिमाचल प्रदेश की है। आपको कांगड़ा शैली, ये आपको पहाड़ी शैली जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा शैली हिमाचल प्रदेश। ये आपको उत्तर भारत का, वो आपको राजपूत शैली राजस्थान। ये सब कला की कौन सी शैली है? तो चित्रकला शैली है। नेक्स्ट, मुगल काल के दौरान एक विदेशी व्यापारी भारत आया तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताऊस का वर्णन किया था। तख्ते ताऊस का अर्थ है मयूर सिंहासन, और इस मयूर सिंहासन का निर्माता कौन था? ये आपको निर्माता तब बताइएगा कि शाहजहां के द्वारा इस तख्ते ताऊस का निर्माण कराया गया था। और इसका वर्णन कौन करता है? तख्ते ताऊस के बीच में ही कोहिनूर हीरा लगा रहता है। आगे आइए देखिए, जोरोनिया बरेनियो, ये बिल्कुल नहीं। उमराव दानिशमंद खान या आपको ट्रेवेनियर, तो यही ट्रेवेनियर जो है यही इसका वर्णन करता है। कौन? तो ट्रेवेनियर के द्वारा, इसके द्वारा ये वर्णन किया जाता है। और आपको मयूर सिंहासन को, तख्ते ताऊस को कौन उठा ले जाता है? तो तख्ते ताऊस को नादिर शाह भारत से उठा ले जाता है। ठीक ना। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ईरान का नेपोलियन। ये प्रमुख बातें रही है। नेक्स्ट, इसके शासनकाल में हिंजड़ों एवं महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व उसके राज दरबार में बढ़ गया था। किसके शासनकाल में? तब आप जवाब दीजिएगा कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंजड़े और इन सब का प्रभाव बढ़ गया था। और मोहम्मद शाह ही आपको जो है तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह भी माना जाता है, ठीक ना। तख्ते ताऊस पर बैठने वाला यह अंतिम शासक माना जाता है, ठीक। चलिए, तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह इसे कहा जाता है। जावेद क्या थे? तो जावेद जो थे ये आपको क्या थे? तो कृषि संबंधी कानून थे, राज्य संबंधी कानून थे, या हिंदुओं से संबंधित मामला था, या इनमें से कोई नहीं था। तो ये आपको राज्य संबंधी कानून थे। किससे? राज्य संबंधी कानून थे। ये आपको बातें।
ये बातें। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर दीजिए। जल्दी से आप सब भी मिलान करिए। आपको देखिए, आईने दहसाला ये अकबर के द्वारा प्रारंभ हुआ था। सड़क ए आजम शेर शाह सूरी, जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं, इल्तुतमिश के द्वारा तुर्क ए चहलगानी स्थापित होता है। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीकात्मक मुद्रा आपको जारी किसने किया था? तो मोहम्मद शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो इस तरह 3 4 2 1 3 4 2 1 यानी ऑप्शन संख्या 2 जो है ये आपको बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। कौन? पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर को कहा जाता है। नेक्स्ट, अनवर ए सुहैली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद था? तो अनवर ए सुहैली का अनुवाद जो था पंचतंत्र का अनुवाद था। पंचतंत्र जो है दुनिया में सबसे अधिक अनुवादित पुस्तक। अनुवादित पुस्तक, ये बात जान लो, इसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। वैसे पंचतंत्र के रचनाकार आपको कौन हैं? तो आपको पंचतंत्र के रचनाकार किसे कहा जाता है? ये आप इसके बाद पंचतंत्र से आपको विष्णु शर्मा, कौन? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा माने जाते हैं। और इसका आपको पंचतंत्र का जो अनुवाद था, इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो अबुल फजल के द्वारा, ठीक ना। अब यहीं पे महाभारत का अनुवाद किस नाम से? तो रज्मनामा। रज्मनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद किया था। किस इतिहासकार ने दीने इलाही को धर्म कहा? दीने इलाही को धर्म कहने वाला आपको जो था नियामुद्दीन अहमद था। कौन? नियामुद्दीन अहमद ने दीन ए इलाही को एक धर्म की संज्ञा दी थी ना। नहीं, अब्दुल कादिर बदायूनी, सॉरी मिस्टेक हो गया था, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा आपको कही जाती है दीने इलाही धर्म। इसकी अच्छा बताइए, इसे स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो बताइएगा कि 1882 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में इसकी स्थापना है। इसे और किस नाम से जानते हैं? तो तौहीद ए इलाही। तौहीद ए
इलाही के नाम से इसे जानते हैं। और इसका प्रधान पुरोहित कौन था? प्रधान पुरोहित, तब जवाब दीजिएगा अबुल फजल। अबुल फजल। जब आपसे पूछे कि बीरबल एकमात्र हिंदू जिसने इसे स्वीकार किया, बाकी इससे संबंधित यही चीजें हैं। नेक्स्ट, बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? तो ये प्रश्न आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और ये कोई और नहीं कविंद्राचार्य थे। कविंद्राचार्य ने शाहजहां के सामने से बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा करके समाप्ति की मांग की। नेक्स्ट, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो ये आपको किसके अंतर्गत, तो सिर ए अकबर को आपको 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद जो है इसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर आइए। आपको कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? आपको ये भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आपको द्वितीय ताजमहल के नाम से आपको रबिया उद दुर्रानी का मकबरा को द्वितीय ताज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्वितीय ताज रबिया उद दुर्रानी के मकबरे को कहा जाता है। ये आपको इसका निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा कराया गया। रबिया उद दुर्रानी का मकबरा कहाँ स्थित है? तब ये आपको महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। नेक्स्ट, आपको यहीं पे औरंगजेब का मकबरा भी है।
औरंगजेब का मकबरा यहीं पर स्थित है और इसे दक्षिण का ताज ताजमहल या इसे नखले ताज के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको प्रमुख इससे संबंधित आपको जो है बातें, ठीक ना। अनवर-ए-सुहैली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद था? शायद अभी पीछे मैंने बताया भी कि अनवर-ए-सुहैली जो था ये पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद माना जाता है, ठीक ना। पंचतंत्र की कहानी का अनुवाद माना जाता है। प्रातः काल में गाया जाने वाला गीत जो है राग दरबारी कहा जाता है और ये आपको राजा के दरबार में बड़े बड़े घराने और भाटों के द्वारा चारण किया जाता था। इसे ही राग प्रातः काल में गाया जाने वाला राग दरबारी होता था। 12 बजे रात में भैरवी गाया जाता था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो बंजारे सामान्यतः जो थे ये द्वितीय मध्यकाल में बंजारे आपको व्यापारी बन गए थे। क्या बन गए थे? व्यापारी बन गए थे। बंजारे ये प्रारंभ में करते क्या थे? ये लूट खसोट किया करते थे और लूट खसोट करके ये आपको जो है दिन भर व्यापार का काम करते और शाम को डकैती डालते, चोरी करते, पशुओं को चुरा ले जाते, ठीक ना। ये जो है प्राचीन काल में जो पंडियों के द्वारा कार्य किया जाता था। पंडित दिन भर व्यापार करते थे और शाम के समय में सबको देखे रहते थे कि कहाँ कहाँ किसके किसके यहाँ कौन कौन से पशु बंधे हैं और उनकी चोरी कर लेते थे। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया था। तो मुगलों ने ये त्यौहार किससे लिया था? तो पारसियों से ग्रहण किया था। किसे? तो पारसियों से मुगलों द्वारा आपको यह त्यौहार ग्रहण किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे आगे हम सब देखेंगे कि वैसे यहाँ बताने के लिए बहुत कुछ है। जैसे नौरोज का त्यौहार है ना, तो नौरोज का त्यौहार सर्वप्रथम बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया। मंगोलों से क्या लिया गया था? तो मंगोलों से आपको जो है मनसबदारी व्यवस्था ली गई थी। कौन सी? मनसबदारी व्यवस्था। ये मंगोलों से लिया गया था। नेक्स्ट, मुगल काल में जिस मदरसे में बहुत जोहाई आ रही है, बहुत तेज फीवर जैसा है। मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित है। वो आपको कहाँ स्थित था? तो वो नई दिल्ली, लखनऊ या आपको जो है कि हैदराबाद या सियालकोट। तब आप जवाब दीजिएगा कि मुगल काल में मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई लखनऊ में की जाती थी। कहाँ पर?
लखनऊ में किए जाते थे। नेक्स्ट, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको, काबुल का बाबुल यही सब है, काबुल का मक्का आपको जो है कहा जाता था। तो काबुल का मक्का कहा जाने वाला जो जगह था वह आपको सूरत था, और सूरत को काबुल का मक्का कहा जाता था। सूरत से आपको कई इतिहास के पन्ने में आपको जानकारियाँ मिलती हैं। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। किसके? ताप्ती नदी के किनारे आपको सूरत जो है ये स्थित है। और क्या बातें हैं, तो सूरत में वर्तमान समय में हीरे का कटिंग जो है ये सूरत में ही होता है। साथ साथ आप सूरत से, और 1907 कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत में ही हुआ है। तो सूरत से ये 4-5 चीज़ें आप सब इम्पोर्टेंट रूप में याद कर लीजिए। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम में कृष्ण के प्रशंसा के, नागरी दास के नाम से वो कृष्ण के प्रशंसा कोई और नहीं, ये आपको छत्रसाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो छत्रसाल के द्वारा, या राम सिंह के द्वारा, या राजा उम्मेद के द्वारा, या राजा सामंत सिंह के द्वारा। तो आपको नागरी दास के नाम से कृष्ण के प्रशंसा, कृष्णावतार शायद पुस्तक का नाम है, ये आपको राजा सामंत सिंह के द्वारा किया जाता है। ठीक ना, राजा सामंत सिंह के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आइए, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे ये आपको कौन थे? शाहजहां का एक राजकीय इतिहासकार थे, या अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सैनिक कमांडर थे, या मोहम्मद शाह के काल में एक इतिवृत्ताकार तथा कवि थे, या आपको औरंगजेब के काल में सामंत तथा विश्वासी थे। ठीक ना, ये आपको बातें करनी है। तो इसमें आपको जो सही आंसर है वह आपको शाहजहां के शासनकाल में ये एक राजकीय इतिहासकार थे। और अब्दुल हमीद लाहौरी, इनका नाम आपको ताजमहल के निर्माण में भी अब्दुल हमीद लाहौरी का जिक्र किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहांनामा के आपको लेखक जो हैं इनायत खां के द्वारा शाहजहांनामा लिखा गया। किसके द्वारा? इनायत खां के द्वारा शाहजहांनामा के रचना की गई। ये आपसे कई बार, और शाहजहांनामा में किस बात का उल्लेख मिलता है? तो शाहजहां से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि नीतियों की जानकारी जो है आपको किससे मिलती है? तो शाहजहांनामा। इसमें शाहजहां के जो कार्य थे, कार्यों के बहुत अधिक प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट, मुगलों के अदालत की भाषा क्या थी? तो मुगलों के अदालत की भाषा उर्दू थे, फारसी थे, अरबी थे, या तुर्की थी। तो इनकी जो राजकीय भाषा थे वह आपको फारसी हुआ करते थे। तुर्की जो तुर्क से आए थे, अरबी जो अरब से आए थे, और उर्दू के जो था वो आपको उर्दू बाद में उत्पन्न होता है। तो इसमें कह सकते हैं कि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी हुआ करते थे। नेक्स्ट, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने वर्षों में पूरा
किया गया। तो अकबरनामा में 3 भाग माना जाता है। और अकबरनामा को अबुल फजल जब लिख रहे थे तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सारे तरह के जानकारी इसमें अकबरनामा में लिखते हैं। इसके 3 भाग थे। ठीक ना। अब इसको लिखने में अबुल फजल ने कितना समय लगाया? तो इसे लिखने में अबुल फजल के द्वारा 7 वर्ष का समय लगा। यानी 7 वर्षों में आपको आईने अकबरी तैयार हुई। इसके आईने अकबरी के नाम से यह तैयार हुआ। ठीक ना। नास्तलिक क्या था? तो नास्तालिक जो था ये आपको क्या था? तब आप जवाब देंगे मुगल शासकों द्वारा ग्रहित एक उपहार था, या एक प्रकार की फारसी लिपि में मध्यकालीन भारत में प्रयोग होती थी, या उलेमाओं के लिए एक आधार संहिता थी, या एक राग जिसकी रचना तानसेन के द्वारा आपको किया गया था। तो तानसेन के द्वारा जो आपको राग था वह आपको कई राग इनके द्वारा दिए जाते हैं। और इसमें यदि आंसर आपको कोई होगा तो वह फारसी में प्रयुक्त मध्यकालीन आपको एक प्रकार का भारत में एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी उसे नस्तालिक कहा जाता था। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो हिंदी साहित्य के लिए अब्दुल रहीम खानी खाना का सर्वाधिक जो था। इनके द्वारा क्या हुआ? तो फैजी के द्वारा आपको जो था ये आपको अनुवाद विभाग के क्या थे? तो अनुवाद विभाग के ये अध्यक्ष माने जाते थे। ये बात यहाँ। नेक्स्ट आइए। दिल्ली का वह प्रथम शिक्षा केंद्र जो मदरसा-ए बेगम कहलाता था इसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये मदरसा-ए बेगम के स्थापना अकबर की धायमा महाअनंगा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो महाअनंगा के द्वारा आपको स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने हेतु उपदेश का फारसी में अनुवाद किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, या आपको फैजी ने, या आपको ताजुल माली ने, या आपको दारा शिको के द्वारा किया गया? किसके द्वारा आपको इसका अनुवाद किया गया? तो आपको हेतु उपदेश का अनुवाद ताजुल माली के द्वारा किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन में से और आपको है अब्दुल कादिर बदायूनी, तो इन्होंने रामायण एवं महाभारत, रामायण एवं महाभारत फैजी के द्वारा आपको जो है कि लीलावती गणित की पुस्तक जो थी लीलावती
दारासिकों ने 52 उपनिषदों का सिर-ए-अकबर के नाम से नेक्स्ट, मुगल काल में निम्न में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण आपको मिलता है? तो ऐतिहासिक विवरण नूरजहां के आपको मिलते हैं। नूरजहां जो थे ये अकबर के साथ नूरजहां के आपको राजकीय फरमान की भी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जहांगीर ने अपने सिक्कों पर नूरजहां के नाम और चित्र भी अंकित करवाए थे। नेक्स्ट, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बड़ी बहन सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया। इसी ग्रंथ में विष देकर बाबर को मारे जाने का उल्लेख मिला है। ये हुआ। नेक्स्ट, प्रसिद्ध तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। ठीक। नेक्स्ट, तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल जैसे संगीतज्ञों ने हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? यानी कितने संगीत केंद्र के स्थापना इनके अनुयायियों के द्वारा की गई थी? तब आप जवाब क्या देंगे? तो दीजिएगा कि 5 आपको केंद्र स्थापित किए गए थे। बैजू बावरा भी एक महान संगीतज्ञ थे, लेकिन इन्होंने भी अकबर के दरबार को स्वीकार नहीं किया। किशनगढ़ शैली किस कला से संबंधित है? तो किशनगढ़ी शैली चित्रकला से संबंधित है और किशनगढ़ी शैली राजस्थान के किशनगढ़ से है, राजस्थान से है। ठीक ना? आपको किशनगढ़ी शैली राजस्थान से मानी जाती है। इसका विकास जो था 1611 से 1714 के बीच में इसका विकास हुआ था। ठीक ना? इसका विकास काल माना जाता है। चित्रकला के मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। चित्रकला मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला के रीढ़ है। निम्न में से यह किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? यानी मुगल चित्रकला से अछूती कौन सी रह गई? तो कांगड़ा शैली भी प्रभावित हुई, पहाड़ी शैली भी हुई, राजस्थानी भी हुई, लेकिन काली घाटी जो थे यह मुगल चित्रकला से प्रभावित नहीं हुई। नेक्स्ट,
दास्तान ए अमीर ए हमजा नामक चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ये आपको क्या है? तो एक चित्रकला की पुस्तक है। आपको अबुल हसन, ये सभी के सभी चित्रकार हैं। मंसूर पक्षियों के चित्रकार, व्यक्तिगत चित्रों के चित्रकार, अब्दुल समद जो थे ये आपको हुमायूं के समय में आते हैं और अकबर के समय में भी भारत में अब्दुल समद जो हैं ये आपको रहते, ठीक ना, ये इनके समय में भी रहते हैं। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया वो आपको कौन था? जहांगीर था, जिसने तंबाकू के सेवन पर आपको प्रतिबंध लगाया जाता है। भारत में तंबाकू आया कहाँ से? तो तंबाकू जो है ये पुर्तगालियों द्वारा आपको लाया जाता है। जब आपसे पूछे कि आपको जो है, हाँ चलिए जाने दीजिए। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व कराता है किसे? भत्ते को, वेतन को, राजस्व को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माल किसे? भू राजस्व को माल कहा जाता था, ठीक ना। आज भी माल का मतलब जहाँ से फ्री में मिल जाए, ठीक ना, फ्री में जहाँ से कुछ मिल जाए। तो ये क्या था? भू राजस्व जबरन वसूल कर देते, माला माल हो रहे थे। तो माल का मतलब जहाँ से माला माल हो जाए। वेतन से कोई माला माल होता है? भत्ता से होता है? नहीं। लेकिन राजस्व हराम की कमाई आए तो वो आपको माला माल हो जाते हैं। मुगल सेना में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो तांबे के सिक्के को हम लोग मुगल काल में क्या कहते थे? दाम कहा जाता था, और तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, ठीक ना। और ये प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था खास तौर पर इसलिए लागू की गई थी कि आपको राजस्व संग्रह में सुविधा हो, या साफ सुथरा प्रशासन हो सके, या सेना में भर्ती हो सके, या धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो सके। किसके लिए? तब आप जवाब दीजिएगा कि साफ सुथरी प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो सके, इसके लिए आपको लाया गया था। नेक्स्ट, मुगल सेना का प्रधान नेतृत्व कौन था? वजीर, शाह-ए-पिल, स्वाहे-निगार या मीर बख्शी? तो इस समय सेना का जो प्रमुख था वह आपको मीर बख्शी हुआ करता था। कौन? मीर बख्शी सेना का। मुगल शासन काल में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? न्याय दिलाना ना, किसानों से टैक्स वसूल करना नहीं, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण या आय व्यय का लेखा जोखा रखना। तब इनका जो था ये आपको प्रमुख कार्य कौन सा था? तब इनका भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण रखना
आपको जो था यही मीर बख्शी का कर्तव्य होता था। ठीक ना। नेक्स्ट, मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? जनपद का मतलब जिला। जिला को या इसे सीधे हिंदी में कह लो जिला, या अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट, अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट। और जिला को क्या कहते थे? तो सरकार कहते थे। किस नाम से? सरकार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में आपको जो काम किया था वह मनुची के रूप में काम किया था। कौन? मनुची जो था ये शिक्षक के नाम पर काम किया था। ये आपको जो है दारा सिको, जय सिंह, कीरत सिंह के यहाँ भी ये काम किया था। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में विदेशी आपको यात्रियों ने मुगल कालीन भारत, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था जो थी ये आपको कहाँ तक हुआ था? चिकित्सक ने किया था मनुची को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुहतसिब होता था। मुहतसिब किसे कहते थे? तो लोक आचरण के अधिकारी को, किसे? लोक आचरण के अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। मुगल काल में राजस्व के आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व जो था यह आय का प्रमुख स्रोत माना जाता था। ठीक ना। ये आपको प्रमुख बातें रही। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जानते थे? तो जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह प्रश्नों के श्रृंखला समाप्त हुए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थोड़ा फीवर है, तबीयत ठीक नहीं थी, इसी के कारण। जय हिंद।